mass number between 50 and 80 are most stable. आयरन जो है, आयरन F56 इज A इक्वल टू क्या है 56 हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है इसकी ऑफ अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है तभी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज द मैक्सिमम 8.8 और इसीलिए क्या है आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इन दिस बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है द कर्व हैज ऑलमोस्ट फ्लैट पार्ट रफली A इक्वल टू 50 to 80। 50 to 80 देखें तो ये क्या है कॉन्स्टेंटली आगे मूव कर रहा है और 80 के बाद क्या हो रहा है डिक्रीज हो रही है एकदम से। तो इसके इन दोनों के बीच क्या है जो बाइंडिंग एनर्जी क्या है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर हम देखे जाए बिटवीन 80 एंड 50 और 80 के बीच देखें तो इसमें से जो आयरन है A इक्वल टू 56 इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है हमारे पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये क्या है मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। ओके, तो देन राइट डाउन दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है हमारे पास फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर above 80 the average binding energy per nucleon is decreased slowly and broke to about 7.6 mega electron volt for uranium A equal to 238। The lower value of binding energy per nucleon fails to overcome the Coulombian repulsion among proton in nuclei having large number of proton। This is why the nuclei of heavier atom beyond bismuth 209 83 are radioactive। इस सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि 80 एटॉमिक नंबर 80 के बाद जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो स्लोली डिक्रीज हो रही है और वो कहाँ तक 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन यूरेनियम तक। और ये क्या होता है इसी वजह से क्या होता है ये अपने इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू साइज और इसी वजह से क्या होता है ये रेडियो एक्टिव होता है और इसमें क्या होता है कोलम्बियन फोर्स होता है। और ऐसे ही बिस्मिथ क्या होता है लेड से बाद आता है तो लेड के बाद वाले सभी क्या है रेडियो एक्टिव हैं बिकॉज उनमें क्या होता है कोलम्बियन फोर्स होता है और उनके साइज के अकॉर्डिंग उनमें न्यूक्लियन क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। इस वजह से क्या होता है अगर पूछ लिया जाए वाई यूरेनियम एंड आफ्टर रेड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव तो उनमें क्या होता है फर्स्ट रीजन इन द कोलम्बियन रिपल्सन होता है उनमें और
कोलम्बियन रिवेशन होता है और साइज के अकॉर्डिंग उनमें न्यूक्लियंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं और वो इन सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो इस वजह से भी क्या होती है, इनकी बाइंडिंग एनर्जीज होती है वो अनस्टेबल होते हैं और इस वजह से क्या है, रेडियो एक्टिव। तो ये क्या कह रहे हैं, फॉर न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर अबो 80, अगर 80 से ज्यादा है तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन, और वो क्या है, यूरेनियम की। द लोअर वैल्यू ऑफ पर न्यूक्लियन फेल टू ओवरकम, ये क्या होती है, लोअर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फेल्स टू ओवरकम द, ये इनकी जो वैल्यू लोअर होती है वो किस वजह से होती है, कोलम्बियन फोर्स की वजह से होती है। और दूसरा रीजन, इनका जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियन जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसमें। दिस इज वाई द न्यूक्लियन ऑफ हेवियर एटम बियॉन्ड लेड या बिस्मिथ हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, तो देन राइट डाउन दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ये सब्जेक्टिव या जो बोर्ड्स के पेपर में होते हैं ये चारों प्रॉपर्टी निकला आ जाता है, तो दैट्स राइट डाउन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी हमारे पास, फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिलो 50, also the average binding energy per nucleon decrease and below 20 it decrease sharply. For example, for heavy hydrogen is only about 1.1 mega electron volt. This show that the nuclei having mass number below 20 are comparatively less stable. वो क्या है, कंपेरेटिवली क्या है, लेस स्टेबल है। इसने क्या कहा है कि एटॉमिक नंबर 50 से नीचे जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, और 20 के बाद जो हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो रही है बहुत जल्दी। और हाइड्रोजन है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी क्या है 1.1, इसीलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। ओके, औरों के मुकाबले ये क्या होता है, सबसे लेस स्टेबल होता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बिलो फोर्थ क्या आ जाएगी, बिलो a इक्वल टू 50 द कर्व नॉट फॉल कंटिन्यूसली, क्या करा वो, नॉट फॉल कंटिन्यूसली बट आल्सो subsidiary peaks at O816, C612 and helium-4 These show that these elements, these even nuclei are more stable than their
इमीडिएट नाइबर्स। एक क्या बोला गया है कि बिलो ए इक्वल टू 50, ए इक्वल टू 50 से बिलो जो कब है वो फॉल नहीं हो रहा कंटिन्यूसली, उसमें क्या होता है सबसेंडरी पीक्स, पीक्स मतलब इनके इवन जो बोले गए आसपास के जो पीक्स हैं ये वाले, इसमें क्या ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन हीलियम, ये क्या कर रहे हैं इवन है, सारे क्या है इवन न्यूक्लियाई हैं, ये ज्यादा स्टेबल है किसके, जिसके ज्यादा स्टेबल है लिथियम नाइट्रोजन और हीलियम अपना ज्यादा स्टेबल है किससे, नाइट्रोजन लिथियम से, ऐसे ही कार्बन ज्यादा स्टेबल है किससे, हीलियम ज्यादा स्टेबल है किससे अपने नाइट्रोजन से, कार्बन ज्यादा स्टेबल है किससे फ्लोरीन से। तो इस वजह से ही क्या है ये सारे जो न्यूक्लियाई हैं ये ज्यादा स्टेबल है अपने नाइबर से, हीलियम ज्यादा स्टेबल होगा किससे नाइट्रोजन से, कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है फ्लोरीन से, तो इस वजह से अपने नाइबर एटम से क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके दैट राइट डाउन, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इज द वेरी इंपॉर्टेंस। ओके अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोटॉन का मास क्या हो गया हमारे पास 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg, प्रोटॉन का क्या आता है हमारे पास 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसी प्रकार से इतनी छोटी वैल्यू को केजी में कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको मेजर किया जाता है, तो इसकी यूनिट्स को छोटा करने लिए क्या किया गया हमारे पास 1 AMU। 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये क्या हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के क्या होता है अप्रोक्स हो जाता है, बल्कि ये क्या है थोड़ा सा कम है, पर ये क्या हो जाता है अप्रोक्स मान लिया जाता है, इसलिए क्या हो जाता है अब जो प्रोटॉन और उनके मास को हम 1 AMU के इक्वल रख सकते हैं। ओके अगर 1 AMU ये क्या होता है 1 AMU ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये क्या है आसानी से पाया जा सकता है, और ये क्या मिलता है कार्बन एटम में मिलता है, कार्बन क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ये क्या होता है 1/12 कार्बन एटम के 12वें हिस्से इक्वल टू होता है हमारे पास 1 AMU। और कार्बन एटम ही इसलिए लिया गया क्योंकि ये क्या है बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसको कार्बन एटम में से प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। अगर 1 AMU की एनर्जी देखें तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 AMU डेल्टा mc² होता है। तो 1 AMU को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा में इसका मास क्या 1.6065 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें जो इसकी एनर्जी आती है वो क्या आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी होती है हमारे पास 1 AMU से। ओके तो देन यू राइट डाउन, अगर AMU को खत्म करना है तो इतनी एक AMU से इतनी एनर्जी हमारे पास मिल जाती है। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है ये हम देखें। न्यूक्लियर फिजन ये क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा की जाती है और इनमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम क्या होता है बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसमें क्या होता है इसको 200 करोड़ या 1000 करोड़ में इतना सा यूरेनियम मिलता है। तो इसकी क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, यूरेनियम क्या होता है हमारे पास 92 238, जब इसको किसके साथ एक न्यूट्रॉन के साथ
रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, 235 होता है ना, तो इसका ये क्या होता है, यूरेनियम में चेंज होता है 236। पर इसकी जो ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और ये क्या हो जाता है, फट जाता है एकदम से। तो इसमें से क्या निकल जाते हैं, एक बेरिलियम, किस किस के एटम, 56, और प्लस एक क्या बन जाता है इससे, क्रिप्टोन 36, 92 एंड 56, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 141। और साथ में क्या बन जाते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, बीटा पार्टिकल, प्लस में एंटी न्यूट्रिनो बनते हैं कितने, 2, और प्लस में एनर्जी भी बाहर इसमें निकलती है। सॉरी 3 प्रोटॉन बनते हैं, 3 क्या बनते हैं इसमें, प्रोटॉन, और क्या बनती है साथ में एनर्जी इसमें बाहर निकलती है। दैट इज द जनरल इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि यूरेनियम को लिया जाता है, ये क्या होता है, सबसे महंगा होता है और इसकी लाखों करोड़ों रुपए में क्या होता है, इसमें इतना सा यूरेनियम मिलता है। और इससे क्या होती है, जो ये एनर्जी प्राप्त होती है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके, तो ये क्या होगी, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होता है जिसमें क्या किया जाता है, उसकी वजह से क्या किया जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाई जाती है। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, 4 क्या लिए जाते हैं, इसमें 4 प्रोटॉन लिए जाते हैं, प्लस इसमें निकलता क्या है, हीलियम पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, प्लस 2 क्या निकलते हैं, पॉजिट्रॉन। इसमें 2 क्या निकलते हैं, पॉजिट्रॉन, प्लस 2 क्या निकलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, प्लस एनर्जी। इसमें क्या हो जाती है, जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है इनिशियली बिफोर, पहले फ्यूजन से पहले, वो क्या होती है हमारे पास, लेस देन होती है आफ्टर फ्यूजन। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, टोटल एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बिफोर फ्यूजन इज लेस देन आफ्टर फ्यूजन। जो इसकी पहली जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इसकी, और जो बाद में निकलती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और पहले वाली क्या होती है, कम होती है। इस वजह से क्या होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होती है, ये क्या होती है, यूज करी जाती है हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाने में। हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाने में क्या हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज की जाती है। ये क्या होती है, सन पे होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, सन पे होती है, और इसको क्या होता है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट तरीके से हो रही होती है। हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। ये क्या होती है, सन पे होती है, यूनिफॉर्म रेट से होती है। हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज द रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो देन राइट, दोनों में ये क्या बनती है, एनर्जी बनती है, और ये क्या होती है, सन पे होती है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर आर्टिफिशियली कराई जाती है, ये क्या होती है, सन पे अपने आप ही हो रही होती है। ओके।